बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसमें हम पढ़ेंगे मूवेबल वेजेज, है ना। मूवेबल वेजेज यानी कि एक वेज या दो वेज हों, वो अगर मूव हो रहे हों तो किस तरह की उनकी सिचुएशंस बनेंगी। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अब आप जरा समझने की कोशिश करना। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली हाइट वाई होगी और ये एक्स होगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिलाऊं तो ये एंगल थीटा होगा, राइट। ओके, अच्छा, तो मैं कहूँगा टेन थीटा बराबर क्या, y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब होगा कि y बराबर एक्स टेन थीटा। अब अगर मान लीजिए थीटा कांस्टेंट है और y और x वेरिएबल हैं, तो इफ थीटा इज कांस्टेंट, एंड y एंड x चेंजेस, इसका मतलब पता है क्या होता है, y x चेंज होंगे, है ना। y एंड x आर चेंजिंग। तो थीटा इज कांस्टेंट एंड y एंड x चेंज, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है और इसमें थीटा कांस्टेंट है और y x चेंज हो रहा है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा इसको, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dy अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू dx अपॉन डी टी इंटू टेन थीटा। इसे कहेंगे हम vy इक्वल टू vx टेन थीटा, राइट। अच्छा, अगर हम और डिफ्रेंशिएट कर दें इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फर्दर, तो अब देखो vy को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ay, तो ये आएगा ax टेन थीटा। कुल मिलाकर के मैं आपको ये जो चीज़ है ना इसे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर टेन थीटा कांस्टेंट है, अगर थीटा कांस्टेंट है तो ये होता है y अपॉन एक्स, ये होता है vy अपॉन vx और ये होता है ay अपॉन ax। शर्त है कि टेन थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको आप जो है तीन अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन फिर लिख देता हूँ मैं। vy इक्वल टू vx टेन थीटा, अच्छी तरह से आप लोग फिक्स कर लो अपने माइंड के अंदर। ay इक्वल टू ax टेन थीटा। अब सवाल ये उठता है कि ये लिख तो दिया हमने, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। तो देखिए एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि चीज़ें सब एप्लीकेशन से ही समझ में आती हैं, फिजिक्स समझ में तब आता है जब उसको अप्लाई किया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं। आप देखिए अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। फॉर्मूला चार्ट में आप प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मूवेबल वेज, वहाँ तक आप आ जाइए। तो ये आपके लास्ट से मतलब सेकंड लास्ट पेज है ये फॉर्मूला चार्ट का। तो आप ओपन करिए इसको और इसका क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। प्लीज़ लुक एट क्वेश्चन नंबर 38। तो फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 38 इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पर बेस है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को जब देखेंगे ना तो आपको सवाल बड़ा आसान सा लगेगा। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, मान लीजिए ये एक स्फीयर है ना। इस स्फीयर की कोई रेडियस वगैरह होगी, आर होगी रेडियस, है ना। ओके, मान लो यहाँ पर एक बहुत मजबूत दीवार है, दीवार एकदम स्ट्रेट दीवार है, मजबूत दीवार है बेटा, ठीक है। ये जमीन है, ग्राउंड है। यहां पर एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज। ऐसे इस ट्रायंगुलर वेज का मास कैपिटल एम है, इस स्फीयर का मास स्मॉल एम है, ठीक है। अब ये है ना, देखो ध्यान दो, ये स्फीयर भी हो सकता है, ये सिलेंडर भी हो सकता है। हाँ,
सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। ये वेज है कैपिटल एम, इसका एंगल मान लीजिए थीटा है, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए आप सवाल पढ़िए एक बार। इन द अरेंजमेंट शोन द वेज इज स्मूथ एंड हैज अ मास कैपिटल एम, स्फीयर हैज मास एम, ठीक है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पोजिशन व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, कहीं पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द स्फीयर। देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फोर्सेज बना देता हूँ सारे, कितने कितने फोर्स इस दुनिया में लग रहे हैं। देखो सबसे पहला फोर्स तो इसका वेट लगेगा mg, जो लगेगा ही लगेगा बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका भी वेट कैपिटल mg लगेगा, राइट। ये आपका एक काम हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। स्फीयर पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जितना नॉर्मल रिएक्शन स्फीयर पर आएगा ना, इसको आप n1 कह दीजिए। एक मिनट जरा, हाँ इसको आप n1 कह दीजिए, n1। इतना ही इस पर भी आएगा रिएक्शन n1, दोनों बराबर बराबर आएंगे, इक्वल अपोजिट। कितना आएगा n1 पता नहीं, क्या वैल्यू होगी n1 की ये नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। बाकी हम देखेंगे अभी क्या सीन बनता है। mg है, n1 है। देखिए स्मॉल m वाला जो स्फीयर है ना, इस पर एक वेट mg लग गया, एक n इधर लग गया, इस पर n1 इधर लग गया, राइट। अब ये जो दीवार है ना, ये दीवार भी आपस में फोर्स लगाती है। दीवार पर ये स्फीयर फोर्स लगाएगा n2, तो दीवार पर स्फीयर फोर्स लगाएगा n2, और दीवार लगाएगी स्फीयर पर n2। ये सारे फोर्स सेंटर से गुजरेंगे, सेंटर से पास होंगे, करेक्ट। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि वो कितने से जाएगा, वो कितने से जाएगा। देखो एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो वेज है ये निश्चित रूप से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये किसके कारण जाएगा, वो विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो मैं बताऊं ये n1 फोर्स जो लग रहा है ना, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ देखो कितना आएगा, ये सोचने की बात है। ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये आएगा n1 साइन थीटा, यस। n1 साइन थीटा के कारण कैपिटल M मोशन में आएगा। इसके अलावा कैपिटल M पर कोई फोर्स लग नहीं रहा। ये mg फोर्स लग रहा है बेटा, वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे तो मोशन ही नहीं हो रही है। यहाँ तो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर तो जा ही नहीं रहा वो, है ना। तो केवल n1 साइन थीटा कैपिटल M पे लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा, और वो मैं लिख दूंगा n1 साइन थीटा बराबर कैपिटल M इंटू कैपिटल A। कैपिटल A इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, कैपिटल A इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। और पता है मैं इसको ज़्यादा अच्छा क्या लिखूंगा, इसको ज़्यादा अच्छा लिखूंगा मैं M इंटू AX, M इंटू AX, क्योंकि वो X डायरेक्शन की मोशन है, वो X डायरेक्शन की मोशन है, राइट। n1 साइन थीटा के कारण आएगा। अच्छा जी, अब हम जरा इसकी बात करते हैं, इस स्फीयर की। इस स्फीयर में n2 इधर की तरफ है, राइट, और n1 इधर है। मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो जरा सोचिए अब कि बाकी एंगल्स का क्या हाल होगा, कौन कौन से एंगल क्या क्या होंगे। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना, हाँ 90 माइनस थीटा होगा, ओके। अब आप फैसला करिए जरा कि व्हाट विल बी दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल, यस। ये थोड़ी सोचने की बात है। अगर मैं ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं बढ़ा दूं, अगर मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मैंने फैला दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन को, राइट। तो देखिए क्या होने वाला है, ये एंगल थीटा है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल थीटा है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज सर्टेनली थीटा, राइट। अच्छा, अब ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है, वो तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है उसको। बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। इसका मतलब ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है। और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँ और ऐसे ड्रॉ करूँ, तो पता है मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है, तो n1
कॉस थीटा आएगा, है ना, और इधर आएगा n1 साइन थीटा, और ये n2 है। यानी कि अगर मैं केवल स्फीयर पर चेक करूं, बहुत अच्छी तरह से स्फीयर की जांच करूं, तो स्फीयर का हाल ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिए आप, स्फीयर का हाल जो हो रहा है स्फीयर का, mg नीचे लग रहा है बेटा, है ना, हाँ, इधर लग रहा है n2 और इधर लग रहा है n1 साइन थीटा स्फीयर के ऊपर, और इधर लग रहा है n1 कॉस थीटा। बस अपना काम हो गया, पक्का, एकदम पक्का काम हो गया। अब आप देखो, मैं यहां कह दूंगा कि n2 बराबर n1 साइन थीटा, ये n2 बराबर आ गया, राइट, ओके। mg फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, तो mg माइनस n1 कॉस थीटा बराबर m स्मॉल a, है ना, स्मॉल a यानी इसका एक्सेलरेशन, छोटे वाले का एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख रहा हूं mg माइनस n1 कॉस थीटा बराबर स्मॉल m a को मैं लिख रहा हूं a को मैं लिख रहा हूं a y, राइट, है ना। एक मिनट जरा, ये आ गया आपके पास। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं आपसे वही बात, कौन सी, ए वाई बराबर ए वाई बराबर ए एक्स टेन थीटा, ये मैंने एक लाइन बोल दी। अब आपका ए वाई जो है ना वो स्मॉल ए है, ए एक्स आपका कैपिटल ए है, टेन थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। कुल मिला के मेरे पास में कितनी इक्वेशंस आ गई, उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ और फिर मैं उन इक्वेशंस को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो आई एम गोइंग टू कलेक्ट ऑल द इक्वेशंस, है ना। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना मेरे को, बस डायग्राम का काम तो हो गया। सबसे पहली इक्वेशन जो मेरे पास में है वो है बेस्ट इक्वेशन, तो वो इक्वेशन है स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए टेन थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये कंस्टेंट कहलाते हैं, इसको कहते हैं वेज कंस्टेंट, ट्रायंगुलर वेज कंस्टेंट, इस इक्वेशन का नाम है ना। चलिए दूसरा हमारे पास में है n2 बराबर n1 साइन थीटा, ये है दूसरे नंबर की इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन है हमारी n1 साइन थीटा बराबर कैपिटल M A x को हम कैपिटल M A लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 है जी, ठीक है। और इसके बाद में आपका एक इक्वेशन वो रखा, क्या, mg माइनस n1 कॉस थीटा बराबर स्मॉल ma, ये आपकी चौथी इक्वेशन। बस अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें इन्होंने पूछा है ax और ay, aw कैपिटल A है ना, और स्फीयर आपका स्मॉल a है, ये खास बात है। चलिए अब जरा यहाँ से n1 की वैल्यू यहाँ है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं mg माइनस, बेटा n1 जो है ना, n1 इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा, देखना जरा, कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा लिख दिया मैंने, और ये है कॉस थीटा, और यह है स्मॉल m a, इसको मैं कैपिटल M A टेन थीटा लिख देता हूँ, बस काम हो गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने कुछ भी ना किया। थर्ड इक्वेशन में ईमानदारी से मैंने n1 की वैल्यू रख दी, और ये जो a था ना इसकी जगह ये रख दिया, बस काम खत्म, हमारा कैपिटल A आ गया जी, एक सॉल्यूशन आ गया हमारा। तो मैं लिख रहा हूँ अब mg बराबर कैपिटल A कॉमन, आप चेक करेंगे, स्मॉल m टेन थीटा प्लस कैपिटल M अपॉन टेन थीटा प्लस कैपिटल M अपॉन टेन थीटा, देखना जरा, ये आ गया। आपको कैपिटल A चाहिए है ना, तो मैं कैपिटल A की कैलकुलेशन कर देता हूँ, कैपिटल A यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ कैपिटल A लिख देता हूँ मैं। तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई है, कैपिटल A क्या है, ये वेज का है,
ये ए वेज है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ वेज है ये। तो आप जरा चेक करना, ये आएगा mg tan थीटा अपॉन स्मॉल m tan स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M। ये आंसर होना चाहिए। एक मिनट जरा, ये आंसर है क्या? mg tan थीटा प्लस स्मॉल m कैपिटल M कॉट थीटा। ये ए वेज यहाँ पर है। अच्छा, ए वेज यहाँ पर है। अच्छा, इन्होंने है ना जो आंसर को कॉट थीटा के टर्म में दे दिया, कोई बात नहीं, ये लो यहीं पे इन्होंने आंसर लिख दिया। एक्चुअल में ये स्टेप इन्होंने किया नहीं है ना। जो आपके इसमें फॉर्मूला चार्ट में जो आंसर दे रखा है वो यही वाला आंसर दे रखा है, दिस इज द आंसर, है ना। मतलब वो अगला स्टेप नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम भी यहीं लिख देते हैं आंसर। देखो ए बराबर mg अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस ये कैपिटल M अपॉन tan थीटा है ना, तो कैपिटल M कॉट थीटा हो जाएगा। चेक करिए, कैपिटल M कॉट थीटा हो जाएगा, राइट। ये ए आ गया बेटा। अब जब ए आ गया तो स्मॉल ए भी आ ही गया, फिर तो स्मॉल ए बराबर है कैपिटल A tan थीटा। तो आप देखिए, ए की जगह बस ये रख दो mg tan थीटा अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस कैपिटल M कॉट थीटा। देखो कितना आसान सवाल था ये। बस आपको करना क्या था? आपको करना था केवल डायग्राम, और कुछ नहीं था। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आंसर सॉल्यूशन भी हो गया। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। इधर वाला नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर लगेगा, इस वेज पर लगेगा। उधर वाला नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इस स्फीयर पर लगेगा। इस दीवार के कारण इधर रिएक्शन, इधर रिएक्शन, है ना। तो दीवार का रिएक्शन भी आई है आपके पास, n2 बराबर n1 साइन थीटा, है ना। अच्छा, n1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है? n1 साइन थीटा की वैल्यू ma है ना। तो n2 बराबर आएगा n1 साइन थीटा, और ये बराबर कैपिटल M A है। कैपिटल M A आपने निकाल दिया तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द वॉल्स, है ना। इन्होंने शायद वॉल का नॉर्मल रिएक्शन पूछा था, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द स्फीयर, यस। तो ये n2 है, दिस इज योर आंसर ma। ए की वैल्यू रख दो आप, कैपिटल A की, बस यही है। अब इसमें क्या किया हमने, n1 के 2 कंपोनेंट किए थे, तो ये वाला कंपोनेंट जो है इसको लेके जाएगा आगे की तरफ। एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि इस दीवार के कारण जो है ना, ये जो ज़मीन है, ज़मीन के कारण नॉर्मल रिएक्शन होगा। n ग्राउंड, कोई तो होगा n ग्राउंड, उसको मैनेज करने के काम आएगा। अब जरा आप यहाँ से देख के बताना n ग्राउंड क्या आएगा। ये n1 साइन थीटा था, ये n1 कॉस थीटा है। तो आपका n ग्राउंड पता है क्या आएगा? n बिकॉज ऑफ ग्राउंड। तो n ग्राउंड आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, n ग्राउंड आपका आएगा कैपिटल mg प्लस n1 कॉस थीटा, ये आएगा n ग्राउंड। नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, mg और ये n1 कॉस थीटा दोनों ऐड होंगे और ये n ग्राउंड के बराबर होंगे, राइट। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। 39 सवाल में बिल्कुल यही सवाल है। एक्चुअल में दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 ब्लॉक हैं, उनके ऊपर एक वो रखा है, प्लैंक रखा है। तो ये इस तरह का सीन है। देखिए, आप सवाल को चेक करो, आपको समझ में आएगा। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम। एक आपका ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल आपका इधर है। सिमिलर ट्रायंगल है ना। हाँ, दोनों सेम ट्रायंगल है, एंगल सेम है। अब पता नहीं मेरा डायग्राम अच्छा बना कि नहीं बना, एंगल सेम है बेटा। ये मुझे लग रहा है शायद ये वाला ठीक नहीं बना ना। चलो बना देते हैं, दोबारा बना देते हैं। देखो इसको,
देखिए थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों थीटा थीटा है ना। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम है ना। यहां पर एक प्लैंक लगाया है, स्मॉल एम मास का, राइट। अब होगा क्या कि ये स्मॉल एम मास जब नीचे आएगा तो ये प्लैंक इधर खिसकेंगे, ऑब्वियस है, फ्रिक्शन वगैरह कहीं है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं दे रखा है, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस मान करके सॉल्व करेंगे सवाल को। तो होगा क्या कि ये जब नीचे आएगा तो ये खिसकेंगे। देखिए इनमें आपस में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सिमेट्री है इसलिए सेम आएगा, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। अच्छा, जब ऐसा होगा तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर आएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा आएगा, यहाँ पर भी एन साइन थीटा आएगा अगर ये एन है तो, यानी कि ये ब्लॉक जो है ना बड़े वाले, ये एन साइन थीटा के कारण चलेंगे, एन साइन थीटा के कारण चलेंगे। इसका वेट एम जी होगा बेटा, ये होगा एन कॉस थीटा, ये होगा एन कॉस थीटा, राइट। अब देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, लिख दूं। सबसे पहले मैं स्मॉल एम जी के बारे में बात कर लूं, तो मैं लिखूंगा स्मॉल एम जी माइनस 2n कॉस थीटा। ध्यान दो, स्मॉल एम जी माइनस 2n कॉस थीटा बराबर स्मॉल एम ए वाई, इसको आप ए वाई लिख सकते हैं, है ना। हाँ, एम जी बराबर 2n कॉस थीटा एम ए वाई, करेक्ट। आगे बढ़िए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें एन साइन थीटा दोनों ब्लॉक्स पर लगेगा, तो हर ब्लॉक पर एक एक लग रहा है, तो ये आएगा एम कैपिटल ए। इस कैपिटल ए को हम एम ए एक्स बोल सकते हैं, एम ए एक्स बोल सकते हैं, राइट। तो आपकी एक इक्वेशन आ गई, आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, एक तीसरी इक्वेशन और आ रही है आपकी, वो आ रही है ए वाई बराबर ए एक्स टेन थीटा। ये तो हमने आपको पढ़ाया ही आज। ये तीसरी इक्वेशन भी, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन, यानी ये तीनों की सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं तीनों को सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका एन साइन थीटा है, वो आपका एन कॉस थीटा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इनको यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप चेक करना, थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए। इधर देखना, मैं कह रहा हूँ ए वाई बराबर क्या, ए एक्स टेन थीटा और एन साइन थीटा बराबर ए एक्स, सॉरी एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम ए एक्स, कैपिटल एम ए एक्स को हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, है ना। चलो इसको छोटा सा ऐसे लिख भी लो, जिससे ध्यान रहेगा आपको कि एक्स डायरेक्शन वाला कैपिटल ए है, राइट। अच्छा, उसकी बात करते हैं छोटे वाले की, तो एम जी माइनस 2n कॉस थीटा बराबर स्मॉल एम ए। बस इस स्मॉल एम ए को आप एम ए वाई लिख सकते हो। बस ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके अब हम हमारे जवाब निकालेंगे सारे, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन जो है ना आपका, उसमें इन्होंने नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेज बिलो एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैंक चाहिए। एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैंक का मतलब होता है कि हमें स्मॉल ए चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन की डिजायर है वो स्मॉल ए है, कैपिटल ए डिजायर नहीं है क्वेश्चन की। क्वेश्चन चाहते ही नहीं है, कैपिटल ए चाहता ही नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो एक काम करते हैं अपन फिर, तो अगर ऐसा ही है तो आप इसको एक बार कैपिटल ए में लिख दो 1 मिनट के लिए, कैपिटल ए में लिख दो, और इस ए वाई को स्मॉल ए लिख दो। तो देखिए मैं ऐसे कहूँगा यहाँ पे कि ए वाई बराबर स्मॉल ए, ए वाई बराबर स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए टेन थीटा है बेटा, कैपिटल ए टेन थीटा है। तो मैं जो ये वाली इक्वेशन है इसमें कैपिटल एम ए है ना, कैपिटल एम ए, इसको मैं स्मॉल ए अपॉन टेन थीटा लिख देता हूँ। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट स्मॉल ए में है, सवाल वाला स्मॉल ए चाहता है
तो हम स्मॉल ए निकालने की कोशिश करेंगे, कैपिटल ए से कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, वो तो हम लोग तो बड़े स्वार्थी लोग होते हैं ना, जिसकी ज़रूरत है उसी की चिंता करते हैं। हाँ, ज़रूरत नहीं उसकी परवाह नहीं। तो देखो अब क्या होगा, n इक्वल टू कैपिटल एम ए टेन थीटा साइन थीटा, कैपिटल एम ए इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। वो साइन थीटा इधर लिया, एन बराबर लिख दिया मैंने, यहाँ से एन 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 है ना, हाँ वहाँ लिख दिया। अब हम इस वाले इक्वेशन में से लिखेंगे क्योंकि मुझे ए चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ एम जी माइनस टू एन कॉस थीटा, टू एन रखिए जी, एन रखो एम ए अपॉन टेन थीटा साइन थीटा तो है ही, और यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए, बराबर एम में आ गया बेटा, है ना। हाँ, तो एक बार चेक करो आपको, ये आ जाएगा एम जी बराबर, ए कॉमन ले लो, स्मॉल एम प्लस टू एम अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया, है ना। हाँ, तो मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू आप चेक करेंगे, एम जी टेन स्क्वायर थीटा ए बराबर एम जी टेन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, ए बराबर एम जी टेन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा स्मॉल एम टेन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम, टू कैपिटल। चेक करना जरा आंसर। अच्छा, अब इन्होंने टेन को साइन कॉस में बदल दिया, कोई बात नहीं, ये लो वो तो ये सब तो क्या है, मैथमेटिकल गेम है कि आप टेन स्क्वायर को साइन थीटा अपॉन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू एम कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा, ये आपके पास ए आ गया है, यानी आपको जो चाहिए था वो आ गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। मैं एक बात कहूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो क्वेश्चन नंबर 38 ही है। 40 और 38 में कोई अंतर नहीं है जी, एकदम सेम स्टेप्स आएंगे, सब कुछ सेम है, आंसर भी मेरे को लग रहा है सेम ही है। एक बार देखो 38 का इसका आंसर चेक करो, हाँ बिल्कुल सेम आंसर है, सब कुछ सेम है। इसको आप अपने आप करिए 38 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन को, सॉरी 40 एंड 38 क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 38। अब आप कहेंगे कि सर वहाँ तो स्फीयर लगा है, यहाँ तो रोड लगी है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ गया, स्मॉल एम मास है, रोड लगी हुई है, उस पर नॉर्मल डायरेक्शन उस पर लगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, नीचे तो वो भी आने वाली है ना। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप्स होंगे, सेम पूरी की पूरी कैलकुलेशन वैसे के वैसे होगी, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। ये आप करिए। क्वेश्चन नंबर 41 करना चाहता हूँ मैं, है ना। चलिए 41 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 इसे चेक करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द फिगर शोन स्मॉल एम स्लाइड्स ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वेज एम, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेज एट एनी इंस्टेंट बी वी, राइट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए ठीक है, देखो एक बात बड़ी स्पष्ट है इसके अंदर। 41 क्वेश्चन जो है ना बड़ा अच्छा सवाल है और साफ सुथरा तौर पर ये एक बात बोल रहे हैं। ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक ट्रायंगुलर वेज है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वो लगी है, पुली लगी है, इस पर एक ब्लॉक लगा है बेटा। ब्लॉक से एक रस्सी आकर के, और ये रस्सी यहाँ लगी हुई है। अब सोचिए आप जरा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये कह रहे हैं कि इसको वी वेलोसिटी से इधर ले आए।
अब सोचिए आप कि अगर इसको v वेलोसिटी से इधर ले आए, इसका क्या मतलब होता है? बताओ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है बेटा आपको। इसका मतलब ये वाली जो रस्सी है ना, यहां पर, यहां से लेकर यहां तक की रस्सी, यहां से लेकर यहां तक की रस्सी, ये v स्पीड से कम होगी इसकी लंबाई, तो ये इधर बढ़ती जाएगी, यानी कि m जो है वो v से आएगा नीचे, राइट। बड़ा क्लियर बात है, बहुत ही साफ सुथरी बात है। ये इधर चलेगा v से, तो भैया वो रस्सी कम होगी तो वो रस्सी इधर बढ़ जाएगी ना। जैसे मान लो ये ब्लॉक इधर से 1 सेंटीमीटर खिसका, मान लीजिए यहां से ये रस्सी 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, और मान लो ये रस्सी 8 सेंटीमीटर है, तो ये 18 सेंटीमीटर की रस्सी है। अब इधर से अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर खिसका, तो इसका मतलब अब इधर की रस्सी 9 सेंटीमीटर रह गई। तो भैया इधर की रस्सी 9 सेंटीमीटर रह गई, तो इधर 9 सेंटीमीटर, तो इधर भी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 18 है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर खिसका। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गिवन है, क्या है क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ द वेज, वेज किसको कहते हैं? इसको वेज कहते हैं, इसको ब्लॉक कहते हैं, इसका नाम है ब्लॉक और इसका नाम है वेज। तो वेलोसिटी ऑफ वेज ये दे रखा है आपको वी आई कैप, ध्यान देना, वी आई कैप वेलोसिटी ऑफ वेज दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वेज दे रखा है। अच्छा, अगली बात है कि एज पर दी सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन एज पर द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक velocity of block on the wedge will be downside equal to v। आप समझने की कोशिश करो, ये इधर v आया तो ये इधर v आएगा, यानी वो भी v ही होगा, तो देखिए इसको मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज वेक्टर इक्वल टू v। इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगा मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इज v तो इसकी वो है मतलब वैल्यू हो गई। अब यूनिट वेक्टर तो लिखना पड़ेगा ना भैया, वेक्टर लिखे बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो मैं लिखूंगा इसको cos 60 सॉरी, इसको मैं लिखूंगा माइनस cos 60 आई कैप और माइनस cos 30 जे कैप, ये लिखूंगा मैं इसको। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ये आपका आ गया है v और इसकी वैल्यू है माइनस 1/2, cos 60 तो 1/2 होता है ना बेटा, एंड माइनस √3/2 जे कैप, ये तो आपका ये आ गया। अब हमें पता है क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वी वांट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, है ना। ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। अब जब ये वेलोसिटी ऑफ वेज आएगा तो इसे हम कहेंगे माइनस v/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, करेक्ट। अच्छा जी, अब जरा वेलोसिटी ऑफ वेज बताना आपका कितना है। वेलोसिटी ऑफ वेज था आपका आई कैप, है ना। तो देखिए आप उधर ले जाइए इसको, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज प्लस
मतलब पॉजिटिव रहेगा ये तो, और बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे रहेंगी। माइनस वी बाई टू आई कैप और प्लस रूट 3/2 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ वेज को आप लिखिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वी आई कैप माइनस वी बाई टू आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप। तो आप चेक करेंगे ना इसको, तो आपके पास में v आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 1/2 आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप। ये आपका आंसर आएगा, चेक करिए। हाँ जी, बिल्कुल यही है। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इजी है लेकिन बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इस सवाल को समझ लीजिए अच्छी तरह से, सवाल को पढ़ लो पहले अच्छी तरह से। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस कैपिटल एम वेज को उधर ले जाया जा रहा है v स्पीड से। तो बात यह है कि जब ये v स्पीड से ऊपर जाएगा तो ये v स्पीड से नीचे आएगा, सिंपल। रस्सी छोटी होती जाएगी वहाँ से, ये वाली रस्सी छोटी होती जाएगी तो इधर की रस्सी बढ़ती जाएगी, सिंपल है ना। अब देखिए आप, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ वेज इक्वल टू वी आई कैप। अब एज पर द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ऑन द वेज विल बी डाउन साइड इक्वल टू वी, तो डाउन साइड आएगा बिल्कुल, है ना। अब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि वो वेज के ऊपर आ रहा है। किस पर आ रहा है, वेज पर आ रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इट इज इक्वल टू वी माइनस कॉस 60 डिग्री आई कैप माइनस कॉस 30 डिग्री जे कैप। ये आ जाएगा माइनस 1/2 आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप। और ये आपके पास में वी ब्लॉक माइनस वी वेज आ गया तो माइनस v/2 आई कैप माइनस रूट 3/2 जे कैप आ जाएगा, राइट। और ये आपका वी बी इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस दिस, ये वी आई कैप और ये माइनस और ये आ जाएगा। आप कैलकुलेट करो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा पढ़ा दिया। फ्रिक्शन हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारे सवाल कर लीजिए और जो है ना अब तक के सारे लेक्चर्स के नोट्स बना लीजिए एकदम अच्छी तरह से, एकदम स्ट्रिक्टली नोट्स बना लीजिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नमस्ते।